फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि टीएस क्लासेस पर हम आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करा रहे हैं। हम आपके सामने कल पॉलिटी का चैप्टर लेके आए थे, राज्य व्यवस्था। आज हम आपके सामने राज्य व्यवस्था पार्ट नंबर 2 लेके प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, पॉलिटी के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपका पॉलिटी से कोई नंबर ना कट पाए, आप पूरे के पूरे नंबर गेन करें। इसी अनुसार हमने अपने वीडियो को बनाया है कि आप बड़े से बड़ा एग्जाम निकाल पाएँ। आप स्टेट लेवल के एग्जाम भी हमारी वीडियो को पढ़कर क्लियर कर सकते हैं। हमने अपनी वीडियो को बनाने के लिए इसी तरह से आधार बनाया है कि आपके छोटे से छोटे एग्जाम भी क्लियर हों और बड़े से बड़े एग्जाम भी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को विजिट करें। हमने सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं जो भी आपके यूपी में एग्जाम होने वाले हैं या हो रहे हैं। लेखपाल, आपका सुपर टेट, आगामी एग्ज़ाम जितने भी आएंगे, आपको इनमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हमने सब्जेक्ट वाइज अपने चैनल पर हमने वीडियो अपलोड करी है, तो आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को विजिट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए न्यायपालिका हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने अपने फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था, शासन के अंग के बारे में बात की थी। हमने बताया था शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। हमारा पहला अंग है विधायिका, जो हमारा कानून बनाती है। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका अगर कानून लागू करने के बाद कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद का निपटारण हमारी न्यायपालिका करती है। आइए न्यायपालिका के बारे में जानते हैं। शासन का तीसरा अंग न्यायपालिका होता है। इसका प्रमुख कार्य यह है कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करना। किंतु आजकल न्यायपालिका की भूमिका काफी हद तक विधायिका के समान भी होने लगी है। इसका कारण यह है कि कई कानून इतने जटिल होते हैं जिन्हें स्पष्ट करने के लिए न्यायपालिका को मौलिक व्याख्या करनी पड़ती है। देखिए, कई बार कोई कानून इतना जटिल होता है कि उसकी स्पष्टता जरूरी हो जाती है, तो ऐसे में न्यायपालिका उन्हें स्पष्ट करती है ताकि कोई भी लोग किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो सकें। इसी वजह से आजकल न्यायपालिका का जो कार्य है एक तरीके से विधायिका का कार्य बन चुका है। विधायिका और न्यायपालिका में समानता होने लगी है। आइए आगे देखते हैं। ये व्याख्या स्वतः कानून का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं, जिन्हें न्यायाधीश निर्मित कानून या निर्णय कानून कहते हैं। ध्यातव्य है कि उच्च स्तर के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों के लिए पूर्व निर्णय होते हैं तथा उनके लिए बाद के किसी भी मामले में उन पूर्व निर्णयों को आधार बनाना जरूरी है। देखिए, आप एक उदाहरण के स्वरूप समझिए कि उदाहरण से समझते हैं हम कि अगर हम कोई केस हमारा सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, कोई जटिल केस सर्वोच्च न्यायालय में जिसकी समीक्षा चल रही है और न्यायाधीश ने उस केस में अपना फैसला दिया और किस परिस्थितियों में वो फैसला लिया गया, क्या आधार बनाया गया। अगर ऐसा ही मिलता जुलता केस आपके उच्च न्यायालय में आ जाता है तो उच्च न्यायालय को उस सर्वोच्च न्यायालय के आधार को अपना आधार बनाना पड़ेगा, उसकी बातें भी अपने फैसले में लागू करनी होगी। तो इसका यही मतलब है कि हमें जो हमारे पूर्व निर्णय होते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के, तो उच्च न्यायालय को उन्हें मानना पड़ता है। उच्च स्तर के जो न्यायालय होते हैं, निम्न स्तर के न्यायालय को उच्च न्यायालय के स्तर के जो भी निर्णय होते हैं उन्हें पूर्व निर्णय को अपना आधार बनाना पड़ता है। आइए न्यायपालिका की शक्तियां समझते हैं। न्यायपालिका की शक्ति इस आधार पर तय होती है कि शासन का स्वरूप कैसा होगा। साधारणतः एकात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका कमजोर होती है तथा संसद की शक्तियां बहुत अधिक होती है। ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। किंतु संघात्मक प्रणाली में न्यायपालिका की शक्ति हमेशा अधिक होती है। उन्हें केंद्र और प्रांतों के बीच उत्पन्न होने वाले वैधानिक विवादों का समुचित समाधान करने के लिए ये शक्ति दी जाती है। भाई, जहाँ पर आपकी शासन प्रणाली, आपकी न्यायपालिका एकात्मक होगी, वहाँ पर न्यायपालिका कमजोर होगी, और जहाँ संघात्मक होगी वहाँ पे उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे केंद्र और प्रांतों में बीच में जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उनका निपटारण करना होता है। इसलिए ये शक्ति उसे शक्तिशाली बनाती है, हमारी न्यायपालिका को। आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय विधायिका द्वारा निर्मित कुछ कानूनों को भी इस आधार पर अवैध घोषित कर दें कि वे संघात्मक प्रणाली या संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। अमेरिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है, इसलिए वे अत्यंत ताकतवर है। देखिए, अगर आपकी केंद्र सरकार कोई फैसला ले रही है जो आपके
मौलिक अधिकारों के खिलाफ है या आपके प्राकृतिक अधिकारों के खिलाफ है जो हमें प्रकृति ने प्रोवाइड कराए हैं, जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, तो ऐसे में हमारी न्यायपालिका का एक रोल होता है कि केंद्र के द्वारा लिए गए उस फैसले को भी खारिज कर देती है। तो हमारे भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान है। जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहां संविधान का सटीक निर्वाचन करने का दायित्व भी न्यायपालिका के पास होता है, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। पुनः जिन देशों के संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी देते हैं वहां न्यायपालिका मूल अधिकारों की संरक्षक होती है। देखिए, हमारे देश में मूल अधिकार हमें प्रोवाइड कराए गए हैं, हमें दिए गए हैं, तो हमारे मूल अधिकारों के संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायपालिका के पास जा सकते हैं, न्याय करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और न्यायिक पुनरीक्षण आदि की उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इस संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा यथोचित विधि प्रक्रिया का विवाद बड़ा रोचक है। इनमें से पहला सिद्धांत संसद को न्यायपालिका से ताकतवर बनाता है, जैसे कि ब्रिटेन में, जबकि दूसरा सिद्धांत न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है, जैसे अमेरिका तथा भारत। आइए आगे देखते हैं। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में बात करते हैं। अत्यंत शक्तिशाली है भारतीय न्यायपालिका। भारतीय राज्य व्यवस्था का ढांचा विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर भले ही संघात्मक फेडरल हो, न्यायपालिका के स्तर पर यह एकात्मक होने के नजदीक है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के स्तर पर भिन्न भिन्न न्यायपालिका नहीं है। राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। इसके अलावा मूल अधिकारों के संरक्षक के तौर पर तथा संविधान के निर्वाचन की अंतिम शक्ति रखने के कारण भारतीय न्यायपालिका काफी शक्तिशाली हो जाती है। वही हमारी न्यायपालिका हमारे मूल अधिकारों का हनन करने से रोकती है सभी को। आपका अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हमारी न्यायपालिका उस पर एक्शन लेती है, इसी वजह से इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। आइए आगे देखते हैं। कानून के विभिन्न प्रकार। कानून जिसे विधि कहा जाता है, कानून या विधि के प्रकार। देखिए, कानून और विधि के प्रकार है हमारे सकारात्मक विधि, प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि, लोक विधि, ईश्वरीय विधि। आइए सकारात्मक विधि के बारे में बात करते हैं। सकारात्मक विधि व्यक्तियों का एक निश्चित समूह द्वारा बनाए जाने वाला कानून। उदाहरण, लोकतंत्र में संसद द्वारा कानून बनाया जाना सकारात्मक विधि का ही निर्माण है। देखिए, भारत में भी लोकतंत्र है, हम अपने निर्वाचित सदस्य को हम भेजते हैं सरकार बनाने के लिए, तो ये क्या है? सकारात्मक विधि है। हमारी जो सरकार बनती है सकारात्मक विधि, हमारे यहाँ कानून क्या है? सकारात्मक विधि लागू है। आइए देखते हैं आगे। प्राकृतिक व नैसर्गिक विधि वह सिद्धांत जो स्वयं प्रकृति पे निर्मित होते हैं। इसके तहत यदि संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रकृति द्वारा बनाए गए कानूनों या नागरिकों के मूल अधिकार या नैतिक औचित्य के खिलाफ होता है तो न्यायालय उसको निरस्त कर देती है। देखिए, मैंने पहले ही समझाया, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, कोई आप केंद्र सरकार कोई ऐसा बना देती है आपके लिए कानून जो आपके मूल अधिकारों का हनन करता है, तो उसे न्यायपालिका खारिज कर देगी, न्यायालय उसको निरस्त कर देता है। उदाहरण, यदि कोई संसद व्यक्ति के सांस लेने के अधिकार को सीमित करना चाहे। देखिए, हमारे सांस लेने का अधिकार हमें प्रकृति के द्वारा मिला है। यदि कोई संसद व्यक्ति के सांस लेने के अधिकार को सीमित करना चाहे तो ये प्रकृति विधि के खिलाफ माना जाएगा, क्योंकि प्रकृति ने सभी प्राणियों को सांस लेने की शक्ति और सुविधा प्रदान की है। तो आपको देखने को मिलते हैं कि प्राकृतिक व नैसर्गिक विधि भी हमारे भारत के कानून में देखने को मिलती है। तो हम इस सकारात्मक विधि और प्राकृतिक नैसर्गिक विधि दोनों को ही मानते हैं। आइए आगे देखते हैं। लोक विधि क्या है, आइए जानते हैं। लोक विधि का अर्थ है उन कानूनों से जो लंबे समय से समाज में चली आ रही परंपराओं को ही कानून के रूप देने में से निर्मित हुए हैं। जिन क्षेत्रों में संविधान मौन होता है वहां पर लोक विधि का ही सहारा लिया जाता है। देखिए, कई क्षेत्र ऐसे हैं आज जैसे समझ लीजिए अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो अपना ही कानून मानती हैं, वहां संविधान लागू हो ही नहीं सकता। वो इतने मतलब आजकल तो फिर भी जनजातियों को लाया जा रहा है, उन्हें सक्षम एक हमारे देश की एक लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, पर फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कोई कानून नहीं चलता, तो वहाँ लोक विधि ही चलती है। ईश्वरीय विधि। ईश्वरीय विधि का संबंध धर्म तंत्र पर आधारित शासन प्रणालियों या उन देशों से है जहाँ किसी धार्मिक ग्रंथों को संविधान की मान्यता दे दी गई है। ऐसे देशों में ईश्वर के कथनों को ही कानून माना जाता है। ऐसी व्यवस्थाओं में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर धार्मिक संगठन या चर्च के प्रमुख लोग ही
होते हैं। आइए आगे देखते हैं। भारत की विधि व्याख्या एक सकारात्मक विधि के सिद्धांत पर आधारित है। भारत की विधि व्याख्या देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र है, हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं, इसलिए हम सकारात्मक विधि का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह सकारात्मक विधि के सिद्धांत पर आधारित है क्योंकि संसद को कानून बनाने तथा संविधान को संशोधित करने की शक्ति हासिल है, किंतु न्यायपालिका को न्याय पुनरीक्षण की शक्ति देकर यह प्राकृतिक विधि के तत्व को भी शामिल करता है। जिन क्षेत्रों में संसद ने विशेष कानून न बनाए हों या न्यायपालिका ने विशेष निर्णय न दिए हों, वहां भारतीय विधि व्यवस्था लोक विधियों को भी महत्व देती है। तो देखिए, आपको भारतीय विधि में किस प्रकार की विधियां देखने को मिली है। सकारात्मक विधि हमारे यहाँ है, प्राकृतिक विधि हमारे यहाँ, लोक विधि के हमारे यहाँ है, इसका समावेशन भी हमारे कानून में है। अब आइए ईश्वरीय विधि की बात करते हैं। ईश्वरीय विधि को सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तब भी धर्म विशेष के आंतरिक धार्मिक मामलों में धार्मिक विधियों को उस सीमा तक स्वीकार किया जाता है जहां तक वे नागरिकों के मूल अधिकारों या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन न करती हो। आइए आगे देखते हैं। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा जानते हैं। न्यायपालिका को संपूर्णता से समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है। आप यहाँ सही करेंगे, यहाँ पे में लिखा है संपूर्णता से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है और यह आजकल इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। प्राचीन और मध्य काल में राजा का न्याय निरंकुश किस्म का होता था, अर्थात उसे यह सिद्ध नहीं करना पड़ता था कि न्याय की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी हो। देखिए, पहले राजा अपना न्याय दे दिया करते थे, उन्हें यह साबित नहीं करना पड़ता था कि हम किसी के का हनन नहीं कर रहे हैं, हम किसी को दोषी ऐसे ही नहीं ठहरा रहे हैं। पर आजकल मानव का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। आजकल अगर आपने कोई घृणित अपराध भी किया है फिर भी आपको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। आधुनिक काल में व्यक्ति का महत्व बढ़ता गया और अब न्याय प्रणाली काफी पारदर्शी हो गई है। प्राकृतिक न्याय एक गतिशील अवधारणा है, अर्थात इसका अर्थ पूर्णतः सुनिश्चित न होकर समय के साथ बदलता रहा है। मोटे तौर पर इसके अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत स्वीकार किए जाते हैं। आइए देखते हैं क्या सिद्धांत है। अभियुक्त को निर्णय से पूर्व अपना पक्ष रखने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। देखिए, जो दोषी है उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है हमारी न्यायपालिका के द्वारा। न्यायाधीश को न्याय सुनाने से पूर्व दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। किसी भी शख्स को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। देखिए, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि वह अपने स्वयं के खिलाफ गवाही दे। भारतीय न्यायपालिका इस मूल सिद्धांत पर कार्य करती है कि 1000 अपराधी भले छूट जाएं, एक भी निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, हमारी जो न्यायपालिका है वो कहती है कि अगर 1000 अपराधी भले ही छूट जाए, पर अगर हमने किसी निरपराध को सजा दे दी तो वो सबसे गलत होगा। देखिए, आपने मुंबई हमलों में देखा होगा कि कसाब जब पकड़े गए, तो उनको हमने एकदम से सजा नहीं दी। हमने उन्हें अपना पक्ष रखने का, भले ही उन्होंने इतना घृणित कार्य किया था, फिर भी उस केस में काफी वक्त लगा, काफी खर्चा हुआ, फिर भी हमारे न्यायालय पे कोई प्रश्न न उठा दे, हमारी न्यायिक प्रक्रिया पे कोई प्रश्न न उठाते, उसके घृणित कार्य के लिए भी हमने उसे अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया। और उसके बाद न्यायाधीश ने जो निर्णय लिया वो आपके सामने सब जानते ही हैं। इसी तरह से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याकांड में भी, इतने घृणित कार्य में भी हमने उनके दोषियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। तो इसी वजह से हमारी न्यायपालिका इसी उस पर आधारित है, प्राकृतिक न्याय पे, कि भाई किसी को बिना अपराध के सजा ना मिल जाए, उसे पूरा अवसर दिया जाता है कि वो अपना आप को साबित करे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए। हम आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।